हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक की दुनिया में। ऑब्स्टेट्रिक में हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर, जिनमें से दो प्रोसीजर हमने पढ़ लिया था। बोले तो क्लास नंबर 22 में उसमें हमने डिस्कस किया था बिशप स्कोरिंग क्या होता है, और दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था एपिजियोटॉमी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उसी ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर में बाकी रिमेनिंग प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले तीसरे नंबर का प्रोसीजर है, ये दो हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले से ही, बिशप स्कोरिंग और एपिजियोटॉमी। आज हम बात करने वाले हैं वैक्यूम डिलीवरी के बारे में, फॉरसेप्स डिलीवरी के बारे में, इसके अलावा इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, AROM के बारे में। ये सारे पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैक्यूम डिलीवरी से। ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम डिलीवरी जो होती है, वैक्यूम शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वैक्यूम, तो तुम्हारा जवाब होगा वैक्यूम शब्द का मतलब होता है एयरलेस कंडीशन, जहां हवा नहीं होती है। हवा के बिना जो स्थान होता है वह कहलाता है वैक्यूम। मतलब वह चीज जिसमें हवा नहीं है वह वैक्यूम कहलाएगा। इसका मतलब हवा के बिना हम जहां पर डिलीवरी कराने का प्रयास करते हैं, बोले तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिना हवा के हम प्रेशर लगाकर बच्चे को एक्सपल्सल करने का प्रयास जब करते हैं वह कहलाता है वैक्यूम डिलीवरी। क्लियर। कुछ बातें मैं इसके बारे में तुम्हें बताना चाहूंगा। वैक्यूम डिलीवरी में पहले जो वैक्यूम डिलीवरी के लिए जो हम काम में लेते थे कप प्रीवियसली, वह मेटल कप आते थे, मेटल के बने हुए मेटल कप आर यूज्ड। मेटल कप आर यूज्ड, पहले मेटल कप यूज आते थे। दे आर अनचेंजेबल इन शेप, यह अपनी शेप को नहीं बदल पाते थे। एंड कोज इंजरी ऑफ फीटल ऑर्गन, इससे बच्चे के ऑर्गनों में, फीटल ऑर्गन्स के अंदर इंजरी की संभावनाएं रहा करती थी। मतलब जो पहले हम वैक्यूम डिलीवरी करवाते थे उन डिलीवरियों में क्या होता था, मेटल के कप हम काम में लेते थे और ये कप अपनी अवस्था, बोले तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते थे। मेटल टाइट होता है, वो परिवर्तनशील नहीं होता है। तो जब बच्चे पर अप्लाई करते थे तो कई बार बच्चे के ऑर्गनों को डैमेज कर देता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। प्रेजेंटली हम सिलिकॉन रबर के काम में ले रहे हैं। प्रेजेंटली सिलिकॉन रबर कप आर यूज्ड। अभी वर्तमान में सिलिकॉन रबर के कप काम आ रहे हैं, आर यूज्ड। एंड ये क्या करते हैं, एंड दे चेंजेबल ऑफ साइज, सो नॉट डैमेज या नॉट इंजरी टू फीटल ऑर्गन। यह फीटल ऑर्गनों को डैमेज नहीं करते हैं क्योंकि यह चेंजेबल होते हैं। तो आज की तारीख में जो हम डिलीवरी करवा रहे हैं उसमें हम कौन से कप काम में ले रहे हैं बेटा जी, जवाब होगा सिलिकॉन रबर के कप हम काम में ले रहे होते हैं। चलिए इन्हीं के बारे में मैं बात करता हूं। इनकी साइज क्या होती है, बेसिकली इनकी साइज को हम थिकनेस में इंडिकेट करते हैं। इनकी जो साइज होती है वह थिकनेस में काउंट होती है, मोटाई के हिसाब से। और इसमें लगभग 30, 40, 50 और 60 mm की साइज, बोले तो थिकनेस के हमारे पास कप अवेलेबल है जिनसे हम डिलीवरी करवा देते हैं। अब बात करें हम कि इसके लिए क्या क्या इंडिकेशन चाहिए, बोले तो क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं, किन किन चीजों के बाद आप कर सकते हो वैक्यूम डिलीवरी। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैक्यूम डिलीवरी। तो तीन चीजें बड़ी आवश्यक आपको याद रखनी होंगी। नंबर पहला, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कौन सा प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है तो हम यह डिलीवरी प्रोसेस संपन्न नहीं करा पाएंगे। तो पहला सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना अति आवश्यक है। इसके अलावा सर्वाइकल जो डायलेशन रहने वाला है यहाँ पर वह
ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। 6 सेंटीमीटर से पहले आप नहीं करा पाएंगे। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो आपका बेबी है उसका एंगेजमेंट ऑफ हेड हो जाना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए, एंगेजमेंट ऑफ हेड, यानी बेबी का हेड का एंगेजमेंट भी हुआ होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, सर्वाइकल डायलिटेशन हो रखा है 6 सेंटीमीटर से ज्यादा, और एंगेजमेंट हो रखा है, इसका मतलब समझिएगा आप उसमें यह वैक्यूम डिलीवरी परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर एजेंटेड? आगे हम बात कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं उसके प्रेशर को लेकर, कितना प्रेशर हम अप्लाई करने वाले हैं। प्रेशर में देखिएगा यहां पर 2 प्रकार के प्रेशर होते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक प्रेशर, बोले तो इनिशियल प्रेशर कितना लगाना चाहिए, तो तुम्हारा जवाब होगा कि इनिशियल प्रेशर इसके लिए होता है 0.2 kg cm स्क्वायर प्रेशर। इतना प्रेशर हम यूज करते हैं। क्लियर? फिर कितना बढ़ाना चाहिए, तो प्रेशर इंक्रीज करना होता है, लगातार बढ़ाना होता है। प्रेशर इंक्रीज 0.1 kg cm स्क्वायर प्रेशर के हिसाब से, इतना दर से आपको प्रेशर को बढ़ाना है। और इसका आइडियल प्रेशर कितना होता है, आइडियल प्रेशर कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका जो आइडियल प्रेशर होता है बेटा जी, वह 0.8 kg cm स्क्वायर प्रेशर एक आइडियल प्रेशर माना गया है। अब कुछ सवाल, जो समय माना गया है इनिशियल से, यानी इनिशियल प्रेशर से आइडियल प्रेशर के बीच में, इनिशियल प्रेशर टू आइडियल प्रेशर, मतलब प्रारंभिक प्रेशर से लेकर एक आइडियल प्रेशर के बीच का जो समय है, ड्यूरेशन, यह कितना रहना चाहिए, तो याद रखिएगा नॉट मोर देन 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 10 मिनट के अंदर अंदर यह प्रेशर को बढ़ाएं। क्लियर? यानी 0.2 से 0.8 तक पहुंचने में आपको लगभग 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। दूसरा, आपका जो आइडियल प्रेशर है वो 25 मिनट से ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है। आइडियल प्रेशर जो आप लगा रहे हैं वह ज़्यादा देर तक नहीं अप्लाई होना चाहिए। नॉट अप्लाई ग्रेटर देन 25 मिनट्स। 25 मिनट से ज़्यादा इस प्रेशर को अप्लाई नहीं करना है। प्रेशर कितना मैंने बोला, स्टार्टिंग प्रेशर, इनिशियल प्रेशर 0.2 kg cm स्क्वायर, कितना बढ़ाना है 0.1 kg cm स्क्वायर। मैक्सिमम या आइडियल प्रेशर कितना 0.8 kg cm स्क्वायर प्रेशर। इनिशियल टू आइडियल तक ले जाने में समय कितना होना चाहिए, तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आइडियल प्रेशर को कितने समय तक अप्लाई करना चाहिए, तो जवाब होगा 25 मिनट से ज़्यादा अप्लाई, नॉट मोर देन, क्लियर, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन 25 मिनट्स। 25 मिनट से कम आपको अप्लाई करना होता है। क्लियर? इसके अलावा यहां पर जब हम ये अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर डिलीवरी, जब आप बच्चे की डिलीवरी करवा दोगे, आफ्टर डिलीवरी रिमूव द प्रेशर, रिमूव द प्रेशर एंड कप फ्रॉम फीटस। बच्चे के जो हेड है, उस हेड से बच्चे का प्रेशर भी अप्लाई जो किया था वो हटा दो, और उसके कप को भी हटा देना है। यहां तक क्लियर है? जब हम इसे हटाते तो इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और उसका नाम होता है आर्टिफिशियल कापर सक्सीडेनम। आर्टिफिशियल कापुट सक्सीडेनम, इसे ही बोलते हैं चिग्नोम। इसी का दूसरा नाम होता है चिग्नॉन। आर्टिफिशियल कापर सक्सीडेनम या चिग्नॉन, यह एलिवेशन होता है हेड में प्रेशर की वजह से, एलिवेशन
इन फीटल हेड, बच्चे के फीटल हेड पर प्रेशर की वजह से ऐसा नजर आता है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। कोई भी विशेष उपचार की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। क्लियर? ऐसा सोचिएगा ये कैसा बना है, ये बच्चे का हेड है और बच्चे के हेड पर एक अलग से ऐसा बन जाता है, सिग्नोम एलिवेशन सा। क्यों ऐसा बना है? इसके बनने के पीछे कारण जो होता है बेटा जी वह यह है कि जब आपने प्रेशर अप्लाई किया है बच्चे के हेड के ऊपर, तो यह प्रेशर क्या करेगा, यह प्रेशर तुम्हारा उस बच्चे के ऊपर जो हेड है उस हेड के ऊपर एक प्रेशर की वजह से ऐसा एक अलग से उभार सा नजर बना देगा। क्लियर? चलिए, यह तुम्हारा वैक्यूम डिलीवरी खत्म होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं फोर्सेप डिलीवरी, नंबर 4 फोर्सेप डिलीवरी। ध्यान से देखिएगा इसे भी, फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी हम मोस्टली काम में लेते हैं ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स, ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स यूज्ड फॉर डिलीवरी। डिलीवरी के लिए हम ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप को काम में लिया करते हैं, जिनमें जो ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप आती है उनमें कुछ पर्टिकुलर फोर्सेप्स का नाम मैं ले रहा हूं आपको, दैट इज कॉल्ड रिंगलिस फोर्सेप। रिंगलिस फोर्सेप, इसी को बोलते हैं शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप, शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप, रिंगलिस फोर्सेप या शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप। नंबर 2 कीलैंड फोर्सेप, कीलैंड फोर्सेप एक लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप, लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप। ये सारी की सारी ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम डिलीवरी प्रोसेस में करते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडिया में एक अलग प्रकार की फोर्सेप भी चलती है, उसका नाम है दास फोर्सेप, इज वेरी कॉमन, दास फोर्सेप। भारतवर्ष में जो फोर्सेप काम आती है उसका नाम है दास फोर्सेप। इसे दिया गया था सर केदारनाथ दास के द्वारा, गिवन बाय सर केदारनाथ दास। किसके द्वारा? सर केदारनाथ दास। इसे सर केदारनाथ दास के द्वारा दिया गया था, बाय द सर केदारनाथ दास। इसने यह दी दास फोर्सेप, और यह जो तुम्हारी दास फोर्सेप होती है लगभग 37 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। क्लियर? तो यह भारतीय परिवेश में काम आने वाली है। बोले तो दास फोर्सेप जो 37 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है। इन फोर्सेप के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट्स को लेकर। बेसिकली तुम्हारी फोर्सेप्स में 4 भाग होते हैं। पहला होता है ब्लेड। ब्लेड में 2 कर्व होते हैं, ब्लेड में 2 कर्व होते हैं। एक होता है सिपेलिक कर्व, सिपेलिक कर्व, और दूसरा होता है पेल्विक कर्व। बच्चे का जो हेड फिट होता है वह सिफेलिक कर्व में फिट होता है। यह सिफेलिक कर्व होता है किसकी साइड में? तो जवाब होगा टूवर्ड्स फीटल हेड, टूवर्ड्स फीटल हेड, बच्चे की हेड की तरफ। और पेल्विक कर्व होता है टूवर्ड्स मैटरनल पेल्विस, टूवर्ड्स मैटरनल पेल्विस। क्लियर? तो पेल्विक कर्व और सिफेलिक कर्व 2 विशेष कर्व यहां होते हैं। इसके अलावा दूसरा यहां होता है सैंक, एक होता है साफ्ट, एक होता है हैंडल। ये 4 भाग होते हैं। क्लियर? जैसे कि ऐसे एक फोर्सेप है, एक ब्लेड बनाई मैंने इसकी। इसका ये वाला जो कर्व है
यह कर्व कहलाता है सिफेलिक कर्व, यह कहलाता है पेल्विक कर्व, यह कहलाता है इसका शैंक वाला पोर्शन, नीचे वाला भाग, यह कहलाएगा शैंक, यह वाला भाग कहलाता है शैंक, से बोलते हैं शाफ्ट, से बोलते हैं हैंडल। ऐसे बेसिकली 4 भाग एक फोर्सेप में देखे गए हैं। तो ब्लेड, शैंक, शाफ्ट और हैंडल। क्वेश्चन सुनिएगा हैंडल के ऊपर। यहाँ कुछ हम हैंडल पे कुछ ट्रैक्शन भी अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। ट्रैक्शन यानी वेट, ट्रैक्शन यानी कि वेट भी अप्लाई किया जाता है। वेट अप्लाई ऑन हैंडल। हम कई बार हैंडल पर डिलीवरी के लिए वजन अप्लाई कर देते हैं। और बेटा जी जो यह अप्लाई किया जाता है, याद रखिएगा, प्राइमी ग्रेविडा में यह 20 किलोग्राम होता है और मल्टी ग्रेविडा में 13 किलो होता है। यह याद रखने वाला पॉइंट है दोनों, कितना वजन अप्लाई करते हैं और किस में कितना करते हैं। क्लियर? तो हमने क्या क्या बातें के संबंध में अभी तक की है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि आपकी जो डिलीवरी करवा रहे हैं, हम बोले तो फोर्सेप से डिलीवरी जो करवा रहे हैं, उसके 4 भाग मैंने बताए हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर जो 4 भाग, उसमें एक ब्लेड होती है, एक शैंक होता है, एक शाफ्ट होता है, एक हैंडल होता है। इसके अलावा जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो 20 और 13 किलो का यहाँ प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट सुनिएगा, इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, इसके लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा इसकी रिक्वायरमेंट्स में। इसकी रिक्वायरमेंट आपको फोर्सेप से ही याद रखनी है। किससे याद रखनी है? फोर्सेप से। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वह फोर्सेप से ही याद आपको रखनी है। सबसे पहले फेवरेबल स्टेशन, फेवरेबल स्टेशन होना चाहिए, मतलब 0 या +1 स्टेशन हो। ओपन ऑस ओपन होनी चाहिए। आपका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होनी चाहिए, मेम्ब्रेन्स रप्चर होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तभी हम इसे करवा पाएंगे। इसके अलावा एंगेजमेंट होना चाहिए। एंगेजमेंट होना चाहिए। पेल्विमेट्री होना चाहिए। पेल्विमेट्री यानी नो सीपेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। महिला जो है उसका पेल्विस एकदम सही होना चाहिए। बच्चे का हेड छोटा और पेल्विस बड़ा होना चाहिए ताकि निकल सके आराम से। और सबसे लास्ट में स्टराइल स्ट्रेप्स बोले तो लिथोटोमी पोजीशन होना चाहिए। लिथोटोमी पोजीशन। ये सारी की सारी चीजें दीज आर असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी करवाने के लिए हमारे पास में यह चीजें होना आवश्यक है। फेवरेबल स्टेशन, ओपन ऑस, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रैक्शंस, एंगेजमेंट, पेल्विमेट्री और स्ट्राइरप्स होना चाहिए। टाइप्स देखिएगा कितने कितने प्रकार की हम फोर्सेप डिलीवरियां करवाते हैं। टाइप्स देखिएगा। टाइप्स में तुम्हारा फोर्सेप डिलीवरी में पहला टाइप है हाई फोर्सेप डिलीवरी। हाई फोर्सेप डिलीवरी, हाई फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं -1 स्टेशन से। दूसरा मिड फोर्सेप डिलीवरी।
मिड फोर्सेप डिलीवरी यह कराते हैं 0 एंड +1 स्टेशन से। मिड फोर्सेप डिलीवरी के बाद में लो फोर्सेप डिलीवरी करवाई जाती है +2 एंड +3 के बीच में। एक और बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसमें 90% यही करवाते हैं और 10% यह करवाते हैं। तो मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, याद रखिएगा, लो फोर्सेप डिलीवरी। इसके अलावा एक हम कराते हैं आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। यह डिलीवरी करवाते हैं +4 एंड +5 स्टेशन से। क्लियर? ऐसे तुम्हारे स्टेशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा पांचवा तुम्हारा है प्रोफाइलैक्टिक फोर्सेप। ये कुछ अन्य फोर्सेप का नाम प्रकार मैं बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स, अदर टाइप ऑफ फोर्सेप। पहला प्रोफाइलैक्टिक फोर्सेप। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब बचाने वाली। ऐसी फोर्सेप जो दूसरे स्टेज की, जो लेबर की दूसरी अवस्था से छोटा कर देती हो, वह कहलाती है प्रोफाइलैक्टिक फोर्सेप। यानी कि टू कट शॉर्ट द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज लेबर and prevent complication of delivery को कम कर देता हो, वह कहलाता है प्रोफाइलैक्टिक फोर्सेप। एक होता है ट्रायल फोर्सेप। ट्रायल का मतलब ट्राई करना, रिस्क लेकर। क्लियर? ट्राई फॉर फोर्सेप डिलीवरी, ट्राई फॉर फोर्सेप डिलीवरी, हमारी जो फोर्सेप डिलीवरी है उसके लिए प्रयास करना। क्लियर? यानी ट्राई करना। ट्रायल फोर्सेप जो आपका है, यह वह फोर्सेप होगा जिसमें हम क्या करते हैं, ट्राई कर रहे हैं फॉर फोर्सेप डिलीवरी। ट्राई फॉर फोर्सेप डिलीवरी बाय टेकिंग रिस्क। जब हम रिस्क लेकर भी डिलीवरी करवाने का प्रयास करते हैं, यह कहलाता है ट्रायल फोर्सेप। एक होता है फील्ड फोर्सेप। वह फोर्सेप जिसमें हम फेल हो जाते हैं, वह फील्ड फोर्सेप कहलाती है। क्लियर? यानी फेल्ड टू डिलीवरी, फेल्ड टू डिलीवर्ड द फीटस बाय फोर्सेप। आप फोर्सेप से डिलीवरी नहीं करवा पाए, प्रयास किया आपने फिर नहीं करवा पाए, कारण बाय मिस लॉकिंग या इम्प्रॉपर लॉकिंग, बाय इम्प्रॉपर लॉकिंग ऑफ फोर्सेप। अगर आपकी फोर्सेप सही से लॉक नहीं हुई थी, आपने प्रयास किया और डिलीवरी नहीं करवा पाई, यह फेल्ड फोर्सेप कहलाती है। याद रखिएगा फोर्सेप को कैसे इंसर्ट करते हैं, इसका एक लॉक करने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला है। जब आप इंसर्ट करेंगे तो याद रखिएगा लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट फर्स्ट, लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट पहले करना है, एंड राइट वाली जो है राइट ब्लेड इंसर्ट सेकंड। सबसे पहले इन दोनों में से कौन सी इंसर्ट करेंगे, तो लेफ्ट वाली, फिर राइट वाली करेंगे, फिर देन लॉक कर देते हैं।
उसके बाद लॉक करके डिलीवरी करवानी होती, देन लॉक एंड देन डिलीवरी। उसके बाद इसको लॉक करो, फिर उसके बाद डिलीवरी करवाना है ताकि प्रॉपर लॉकिंग हो सके। अगर आपने राइट ब्लेड डाली है पहले, लेफ्ट बाद में डाली है, फिर लॉक करोगे, प्रॉपर लॉक नहीं होगा। क्लियर? इसके अलावा ये और कहाँ काम में ले सकते हैं, याद रखिएगा, यूज्ड इन प्री टर्म, यह प्री टर्म में भी काम आ सकता है। अगर प्री टर्म है बच्चा तो भी आप यह करवा सकते हो, यह डिलीवरी संभव है। मतलब बोले तो यह जो आपकी डिलीवरी होती है फॉरसेप्ट डिलीवरी, वह प्री टर्म बच्चे में भी सफलतापूर्वक हम करवा सकते हैं। यह तुम्हारा दूसरा प्रोसीजर बोले तो फॉरसेप्ट डिलीवरी पूरा होता है। नेक्स्ट 5वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूं इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया, इसी को ही बोलते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, लेबर की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की प्रक्रिया, बढ़ाने की प्रक्रिया ऑगमेंटेशन लेबर कहलाती है। इसका मतलब है एसिलरेशन, बढ़ाना, एसिलरेशन, एसिलरेशन ऑफ लेबर प्रोसेस, एसिलरेशन ऑफ लेबर प्रोसेस बाय इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बाय इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाकर आपका जो एसिलरेशन करने की प्रक्रिया है वह ऑगमेंटेशन कहलाती है। यह हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इसके दो टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं, एक मेडिकल हो सकता है, एक सर्जिकल हो सकता है। वन ऑफ देम इज मेडिकल और दूसरा सर्जिकल। आप सर्जिकली भी कर सकते हैं, सर्जिकल करवाकर, सर्जिकल में सिसेरियन सेक्शन आता है, इसमें सिसेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन के द्वारा आप करवा सकते हो, और मेडिकल में मेडिसिन के द्वारा करवा सकते हो, दवाई के द्वारा करवा सकते हो। तो इन दोनों से हम लेबर को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन की मैं बात करूंगा, इसे देखिएगा, यहां पर हम ऑक्सीटोसिन काम में लेते हैं। ऑक्सीटोसिन आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसके अलावा इर्गोट डेरिवेटिव्स, इर्गोट डेरिवेटिव्स, इर्गोट डेरिवेटिव में इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन, इर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन। क्लियर? क्वेश्चन सुनिएगा यहां से। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन पे सवाल, मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज्ड इन लेबर फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए सबसे कॉमनली कौन सी दवाई काम आती है? जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। जवाब क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इन्हीं में वह है जो सबसे कॉमनली देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना काम में लेते हैं ऑक्सीटोसिन? तो तुम्हारा जवाब होगा कि ऑक्सीटोसिन के लिए 10 यूनिट तुम्हें काम में लेनी है। 10 यूनिट इन 500 ml RL या NS में मिलाकर लेना है। कितनी ड्रॉप देनी होती है? 40 ड्रॉप पर मिनट हम इन्फ्यूज करते हैं। 1 मिनट में 40 ड्रॉप ऑक्सीटोसिन की देनी होती है। क्लियर? इतनी ड्रॉप्स आप चढ़ा सकते हैं। 10 यूनिट। क्लियर? 10 यूनिट का मतलब समझते हैं? 10 यूनिट का मतलब है 2 एम्पुल, और 2 एम्पुल का मतलब 2 ml। मतलब 1 एम्पुल जो होता है वह 5 यूनिट का आता है। तो यहाँ 2 एम्पुल 2 ml वाले यानी 10 यूनिट हम इन्फ्यूज कर देते हैं। एक और सवाल, यह यूट्राइन पोलैरिटी को मेंटेन करता है ऑक्सीटोसिन। मेंटेन यूट्राइन पोलैरिटी, मेंटेन यूट्राइन पोलैरिटी
यह यूट्राइन पोलैरिटी को मेंटेन करता है, मतलब अपर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लोअर रिलैक्स करेगा, इसे बोलते हैं यूट्राइन पोलैरिटी। नेक्स्ट देखिएगा इर्गोट डेरिवेटिव्स पे सवाल सुनिएगा। इर्गोट डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनके बारे में सवाल सुनिएगा। इन्हें यूज लेना है सबसे पहला, यूज्ड आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, बच्चे के एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के पश्चात ही इन्हें काम में लेना है। नंबर फर्स्ट याद रखिएगा। नंबर सेकंड, क्यों मैं बता रहा हूं उसका कारण भी, बिकॉज दे कोज फास्ट इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट एंड इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आयोजित करते हैं, यानी कि यह यूट्राइन पोलैरिटी को मेंटेन नहीं करते, इसलिए बच्चे की डेथ की संभावना हो सकती है अगर आपने डिलीवरी से पहले से इंसर्ट कर दिया तो मैं बोलूँगा नॉट मेंटेन यूट्राइन पोलैरिटी, नॉट मेंटेन यूट्राइन पोलैरिटी, यह यूट्राइन पोलैरिटी मेंटेन बेटा नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपके यह दे रखे हुए हैं ऑक्सीटोसिन्स और इर्गोट डेरिवेटिव्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, इनमें जो यह इर्गोट डेरिवेटिव्स का मुख्य काम होता है यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लडिंग, यह ब्लडिंग को रोकने में मुख्यतः काम आते हैं। क्लियर, यह ब्लडिंग को रोकने में मुख्यतः काम में लिए जाते हैं, तो और एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद में काम में लेते हैं। इन तीनों को ही हम बोलते हैं, जो तीनों मैंने बोले हैं इन तीनों का नाम होगा यूट्राइन टॉनिक, इन्हीं को बोलते हैं यूट्राइन स्टिमुलेंट, इन्हीं को बोलते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर, इन्हीं को बोलते हैं इक्बॉलिक्स, इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सीटॉसिक्स, ये सब इन्हीं के नाम हैं। मतलब जो आपको मैंने ऑक्सीटोसिन्स, इर्गोट डेरिवेटिव्स और आपका जो तीसरे नंबर पे मैंने बताया है प्रोस्टाग्लैंडिन, इन तीनों को ही हम बेटा जी बोलते हैं इर्गोट, इनका तीनों का नाम होता है यूट्राइन स्टिमुलेंट्स, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन टॉनिक, ऑक्सीटॉसिस और इक्बॉलिक्स, ये इन्हीं को बोला जाता है। क्लियर है, चलिएगा। इसके बाद देखिएगा आपका यह आपका मेडिकल वाला खत्म होता है। अब मैं बात कर रहा हूं सर्जिकल प्रोसेस की। सर्जिकल बोले तो सिजेरियन सेक्शन, इसके वो भी देखिएगा सिसेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन के सबसे पहले मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि इंसिजन लगाना है एब्डोमेन में और डिलीवरी कराने का प्रयास करना है, यह कहलाता है सिजेरियन सेक्शन। क्लियर, यानी कि इंसिजन परफॉर्म्ड इन एब्डोमेन फॉर फीटल डिलीवरी। आप यहाँ डिलीवरी वेजाइना से नहीं, पेट में चीरा लगाकर कर रहे हो, यह कहलाता है सिजेरियन सेक्शन। टाइप देखिएगा सिजेरियन सेक्शन के पहला प्रकार इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव का मतलब होता है प्री प्लान्ड, पहले से प्लान हो, सब कुछ प्लान हो, वह कहलाता है इलेक्टिव, प्री प्लान्ड। और यहाँ पर हम वेट करते हैं, यहाँ पर हम वेट करते हैं फॉर, इंतज़ार करते हैं फॉर 34 वीक्स का, बोले तो एलएस रेशो। जब तक एलएस रेशो प्रॉपर नहीं होता है हम यह
इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि ये प्लान है, पहले से तय होता है। दूसरा होता है इमरजेंसी में कोई अचानक ऐसी घटना हो जाए लेबर के दौरान या प्रेगनेंसी में कि तुरंत डिलीवरी करनी पड़े, वह इमरजेंसी कहलाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड इन इमरजेंसी, तुरंत परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्ड इन इमरजेंसी, यह आपातकाल में परफॉर्म किया जाता है। यह किसी प्रकार का कोई प्री प्लान्ड नहीं होता है। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट आपका दो मेजर टाइप इनके मिलेंगे। एक होता है अपर सेगमेंट सिसेरियन सेक्शन और एक होता है लोअर सेगमेंट सिसेरियन सेक्शन। अपर सेगमेंट सिसेरियन सेक्शन, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दो प्रकार के सिजेरियन सेक्शन है। देखिएगा ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं क्लासिक सिजेरियन सेक्शन। क्लासिक सिजेरियन सेक्शन इंसिजन कहाँ लगाएंगे अपर वाले में, तो इंसिजन लगाते हैं इन फंडस में, फंडस ऑफ यूट्रस, यूट्रस के फंडस में लगाया जाता है। और एब्डोमिन में कहाँ लगाएंगे, तो मैं बोलूंगा अबाउ द अम्बलाइकस, अबाउ द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के ठीक ऊपर लगा देते हैं। इसके अंदर जो आप लगा रहे हैं यह याद रखिएगा क्या करेगा, तो मैं बोलूँगा मोर चांस ऑफ ब्लडिंग, ब्लडिंग की ज़्यादा संभावना होती है, साथ में लेस हीलिंग यहाँ होती है, लेस हीलिंग। तो बहुत अच्छा मेथड नहीं है अपर सेगमेंट वाला। इसके अलावा डिस्टर्ब टू ब्यूटी, महिला की ब्यूटी को भी डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब द ब्यूटी ऑफ फीमेल, महिला की ब्यूटी को भी डिस्टर्ब करेगा। उसका निशान परमानेंट रहेगा, महिला को नजर आएगा। जब भी महिला को साड़ी पहनेगी इसकी ये स्कार देखने को मिलेगा, इसलिए यह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। दूसरी तरफ देखिएगा लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यहाँ हम इंसिजन लगाते हैं सर्विक्स में, इंसिजन नियर टू सर्विक्स, यहाँ चीरा सर्विक्स के आसपास लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हम एब्डोमिन में कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर हम ये लगा रहे होते हैं। यहाँ पर जब आप लगाओगे तो नॉट डिस्टर्ब ब्यूटी, नॉट डिस्टर्ब द ब्यूटी, क्योंकि नीचे होता दिखाई नहीं देता, यह महिला की ब्यूटी को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और क्या होने वाला है, यहाँ लेस ब्लडिंग होगी, लेस ब्लडिंग होगी एंड बेस्ट हीलिंग, अच्छी हीलिंग होती है, अच्छी हीलिंग होती है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है अपर सिजेरियन सेक्शन में और लोअर सिजेरियन सेक्शन में। दोनों को मैंने आपको विस्तृत तरीके से बताया है कि दोनों में क्या क्या अंतर होगा अपर सिजेरियन सेक्शन में और लोअर सिजेरियन सेक्शन में। इसके अलावा देखिएगा यह जो तुम कर रहे हो सिजेरियन सेक्शंस, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, मतलब ऑपरेशन के बाद में क्या क्या समस्या हो सकती हैं। तो सबसे पहला तो बेटा जी ब्लडिंग हो सकती है, ब्लडिंग हो सकती है। दूसरा इनफर्टिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। तीसरा और क्या हो सकता है यहाँ पर, ब्लडिंग, इनफर्टिलिटी, महिला शॉक में जा सकती है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकती है और महिला को सेप्सिस भी हो सकता है, सेप्सिस हमें देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा इसके बाद कुछ मैनेजमेंट भी बता रहा हूं मैं, क्या मैनेजमेंट करना है, पहले दिन क्या करना होगा, ऑपरेशन के बाद में
पहला दिन, याद रखिएगा सबसे पहले एनबीएम रखना होगा। एनबीएम माउस से कुछ नहीं देना है, टिल 6 आवर, 6 घंटे तक आपको क्या करना होगा, याद रखिएगा एनबीएम रखना होगा इसे। क्लियर। इसके अलावा यहां पर फ्लूइड देना होगा। फ्लूइड में आरएल या एनएस दे सकते हो, लेकिन आरएल बेस्ट होती है। दोनों में कोई भी फ्लूइड आप चढ़ाइए, महिला को फ्लूइड देना होगा यहां पर। इसके अलावा फीमेल जब यहां होगी तो उसे कॉन्स्टिपेशन की संभावना हो सकती है, क्योंकि यूट्राइन आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम होगा, यह आपको करना है। इसके अलावा वाइटल्स आपको यहाँ चेक करने हैं, वाइटल साइन आपको चेक करने होंगे यहाँ पर। महिला के वाइटल साइंस आप चेक करिए। यह सब आपको पहले दिन करना है। दूसरे दिन जैसा ही होगा, सेकंड डे, दूसरे दिन पे एम्बुलेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, हल्का फुल्का घुमाना चालू करेंगे, एम्बुलेशन। इसके अलावा लैक्टुलोज की सिरप आप दे सकते हैं, लैक्टुलोज सिरप हम दे सकते हैं। इसके अलावा एक आपका होता है हाई फाइबर डाइट, याद देंगे आप यहां पर, हाई फाइबर डाइट देंगे, और लिक्विड अलाउ कर देते हैं दूसरे दिन पर। ये सब चीजें आपको सेकंड डे करनी है। क्लियर। और भी कुछ बातें मैं बताता हूं। सिजेरियन सेक्शन के लिए अनस्थेशिया कौन सा लगाते हैं, जब भी ऑपरेशन करेंगे तो अनस्थेशिया देखिएगा। अनस्थेशिया में बेटा हम यूज करते हैं एपिड्यूरल अनस्थेशिया, एपिड्यूरल अनस्थेशिया। इट इज द अनस्थेशिया परफॉर्म इनटू द एपिड्यूरल स्पेस, और यह सेफस्ट अनस्थेशिया होता है ऑब्स्टेट्रिक में, सेफस्ट अनस्थेशिया इन ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक में जो सेफस्ट अनस्थेशिया वो यही है, एपिड्यूरल अनस्थेशिया। आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टिचेस लगाते हैं, स्टिच में इनर साइड में एब्जॉर्बेबल लगाते हैं, इसमें विक्राइल आता है, कैटगट से बनता है, या ये लगा सकते हो। और बाहर की साइड में नॉन एब्जॉर्बेबल लगाते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल। आजकल दोनों जगह कई बार एब्जॉर्बेबल भी लगा देते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल में आप सिल्क, नायलॉन, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। इसको कटिंग कब करते हैं, सूचर्स की कटिंग तो 7 डे पर की जाती है। और इसमें भी अगर ट्रांसवर्स लगाए गए हैं टाके तो 5th डे पर कर सकते हो, और लॉन्गिट्यूडिनल लगे हैं, एक तो ये है ट्रांसवर्स और ये है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल अगर आपने लगाया है तो आप 6 डे पर लगा सकते हो। क्लियर। कुछ रिकवरी पोर्शन भी याद रखिएगा। उसकी रिकवरी कब होगी, तो लगभग ऑपरेशन के बाद में लगता है 6 मंथ का टाइम, 6 महीने का समय लगेगा। 6 वीक लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, इन नॉर्मल डिलीवरी, और 6 महीने का समय लग जाता है किसके अंदर, सिजेरियन सेक्शन में। सिजेरियन सेक्शन में 6 महीने का समय लगेगा, और नॉर्मल डिलीवरी में लगभग 6 सप्ताह का समय लग जाता है। ये सारा का सारा मैंने ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर को प्रारंभ करने की चीजें तुम्हारे सामने रखी। सिजेरियन सेक्शन से तुम करवा सकते हो और मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कर सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक होता है तुम्हारा AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं एमनियोटॉमी। एमनियोटॉमी
आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर? इसे किसके द्वारा परफॉर्म करते हैं? बाई काउचर हुक, इंस्ट्रूमेंट का नाम है काउचर हुक। काउचर हुक के द्वारा हम एमनियोटॉमी या AROM करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यहां दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब होता है कि इसमें एबनॉर्मल पैसेज होगा। जो पैसेज होता है जहां से बच्चा जाता है वह एबनॉर्मल है, यह कहलाता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन बच्चा आगे नहीं जा रहा क्योंकि रास्ता साफ नहीं है। तो यहां आपको 2P इस्तेमाल करने हैं, पावर और पैसेंजर। ये दो तो नॉर्मल होंगे, एक एबनॉर्मल होगा। तो पावर के क्या है तुम्हारा? पावर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यह नॉर्मल मिलेंगे तुम्हारे। और पैसेंजर का मतलब फीटस, बच्चा जो यात्रा कर रहा है वह फीटस होता है, इसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। एक होता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब होता है पहली और दूसरी स्टेज दोनों को मिलाकर 18 घंटे से ऊपर हो जाना। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ड्यूरेशन, स्टेज ऑफ लेबर ड्यूरेशन, इन दोनों की ड्यूरेशन हो जावे ग्रेटर देन 18 आवर्स, यह कहलाता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। इसमें हमें 3P देखने को मिलते हैं, पहला पावर, दूसरा पैसेंजर और तीसरा पैसेज। पैसेंजर पैसेज, पैसेज का मतलब वही मैंने अभी बोला यहां पर भी मैंने बोला था यह कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में पैसेज नॉर्मल होता है, लेकिन यहां पर हो सकता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही ना हो। तो पावर, पैसेंजर और पैसेज, इनमें कोई समस्या यहां देखने को मिलेगी। 3P मेन कारण होगा, पावर यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहां हो सकता है नहीं हो, या फिर बच्चे के अंदर कोई समस्या हो, बच्चा मोटा हो, या हो सकता है बच्चे की माँ का जो कैनाल है वह छोटी हो, यानी पैसेंज। क्लियर? पैसेज का मतलब होता है CPD, सिपिलो-पेल्विक डिस्प्रोपोर्शनल। पैसेंजर का मतलब है बेबी में एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल बेबी हो। और पावर का मतलब एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो। क्लियर है? तो ये सारी चीजें तुम्हारी किस में चली जाती हैं? तो जवाब होगा प्रोलॉन्ग्ड लेबर में। एक प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है और एक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है। इन दोनों के अंदर आपको अलग अलग याद रखना है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या और प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या होता है। क्लियर? इसी के साथ हमने जो ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स थे वो समाप्त किए हैं। ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर में मैंने बिशप स्कोरिंग समझाया, तुम्हें एपिजियोटॉमी के बारे में बात की, वैक्यूम डिलीवरी, फॉरसेप्स डिलीवरी, ऑन इंडक्शन ऑफ लेबर, उसमें मेडिकल इंडक्शन भी बताया और सर्जिकल भी बता दिया है। इसके अलावा AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है, ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ हम मूव करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यह क्लास होगी लेबर के ऊपर, लेबर प्रोसेस को प्रारंभ कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।